कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। हो कर दो बेड़ा पार। हो कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती, यही है बिनती बारंबार। मेरी सरकार मेरी बिनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, मेरी सरकार राधे अलबेली सरकार। अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। कर दो मेरा पार। राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। हाँ जी, और मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो? तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारे कैसन आहत और तुषार माजा माम मैं कर मजा आ गया। सुन लो मेरी करुण पुकार, ओ सुन लो मेरी अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। बेड़ा पार। अनि ताली बजा के ओ कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। धीरे धीरे ताली बजती रहनी चाहिए जी। ताली बजा के चलेंगे सब। वो तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। मीठी मीठी ताली के साथ। कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर दरियाए। तेरी महिमा, ओए! महिमा अपरंपार। राधे अलबेली सरकार, मेरी महिमा परंपार। राधे अलबेली सरकार। कर दो अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। हाँ जी मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया हो? हंस भी लिया करो कदे। हंसते क्यों नहीं हो तुम? तुम्हारे चेहरे पे हंसी कहाँ गई? क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को?
क्यों इतनी झुर्रियां तुम्हारे चेहरे पे हैं? हंस तो लिया करो। ओ मेरे यारों, मेरे दिलदारों, हंस तो लिया करो ना। क्यों नहीं हंसते तुम? हंस के दिखाओ, चलो हंसो, चलो हंसो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा और। ओ माय गॉड, क्या बात है, ऐसे हंसते रहा करो, हंसते हुए अच्छे लगते हो तुम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हमें फाइनली 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 क्या खत्म करना है जी? जो हमारी कल एमटीपी बैलेंस बची थी उसको आज हमें खत्म करना है। ठीक है ना, जो हमारी कल एमटीपी बैलेंस बची थी उसको आज हमें खत्म करना है। समझ में आ रही है मेरी बातें? मेरी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ती भी हैं? ठीक है, तो इस सीरीज का फायदा हो रहा है ना? पक्का पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब आज हमें ये एमटीपी खत्म करनी है और कल से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जी। क्रिनल मत टेंशन लो ना, मैंने अभी अपने चैनल पे वीडियो बना के भी डाल ली है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। पहले उस वीडियो को सुनो, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, चलो अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताओ। अब आज हम ये एमटीपी खत्म कर देंगे। ठीक है, और कल से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। कल से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। हार्टिएट कांग्रेचुलेशन सर फॉर न्यू फरारी, एंटायर यूसीए टीम इज प्राउड ऑफ यू। भाई साहब, मतलब एक मतलब जागे यार, क्या समझ रहे हो आप? मतलब तेजस सर के सपने देख रहे हो आप? मतलब यार इंसान सो के सपने देखता है यार। मतलब तेजस सर खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, आंखें खुली। एक सपना आया तेजस से कि मैंने फरारी में घूम रहा हूं, रेड कलर की फरारी, शियो 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 शियो। ऐसे सपने भगवान, मतलब सर हम तो चाहते हैं फरारी ले सर। अभी तो जैसे ही फरारी को हाथ लगाते हैं, फरारी खुद कहती है चल उधर हो जा, चल उधर हो जा, चल उधर हो जा। ठीक है, चलो आओ जी, सारे के सारे बच्चे फटाफट से भी यहाँ पे आ जाओ जी। बड़ा मजा आता है सर को मेरी बेइज्जती करने में। कोई नहीं सर, टाइम चल रहा है आपका, सर टाइम चल रहा है आपका। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। सर कल कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे वो मैं कल आपको बता दूंगा, आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो कल कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो ऐसा करते हैं कल हम 2 चैप्टर के हम क्वेश्चन करते हैं। 2 चैप्टर आप घर से रिवाइज करके आना, एक तो सप्लाई वाला और एक आरसीएम वाला। ठीक है, डन। आप 2 चैप्टर घर से रिवाइज करके आएंगे, एक तो सप्लाई वाला घर से रिवाइज करके आएंगे और एक आरसीएम वाला चैप्टर घर से रिवाइज करके आएंगे। और अगर टाइम हो सके तो वैल्यूएशन वाला चैप्टर भी घर से रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, डन। बात समझ में आ रहे हो ना? तो आपको एक तो सप्लाई वाला चैप्टर, एक आरसीएम वाला, अगर टाइम लग सके तो वैल्यूएशन वाला चैप्टर भी घर से रिवाइज कर लेना जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे एक बार चेक करो। तो आई थिंक यहां तक तो हमने कल वाली क्लास में खत्म कर लिया था ना? यहां तक तो हमने कल वाली क्लास में खत्म कर लिया था। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ फटाफट से। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एग्जामिन, हाँ जी कुछ एग्जामिन करना है। क्या एग्जामिन करना है? एग्जामिन करना है वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। मतलब पहली बात आपको बताना है कि क्या ये सेक्शन 7 में सप्लाई बनेंगे नहीं बनेंगे। और कमाल की बात देखो, उसने हमारे लिए कितना इजी कर दिया, उसने हमारे लिए कितना इजी कर दिया। अब सेक्शन 7 हमें सारा दिमाग में नहीं लेके आना। वो कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो मतलब उसने नीचे 2 केस दिए हैं, दोनों केस इंपोर्ट ऑफ सर्विस के हैं। तो वो कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले प्रोविजन दिमाग में लेके आओ और बताओ कि क्या ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोलते हैं ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या क्या आता है। एक तो 7(1)(b
में हमें दिमाग चलाना पड़ेगा, एक तो 7(1) में हमें दिमाग चलाना पड़ेगा, दूसरा दिमाग जो हमें चलाना पड़ेगा वो 7(1) के शेड्यूल 1 के पैरा 4 में चलाना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा ना भाई, एक तो हमें 7(1) में दिमाग चलाना पड़ेगा, दूसरा दिमाग जो हमें चलाना पड़ेगा एक तो 7(1) शेड्यूल 1 पैरा 4, बस यही हमें दिमाग में लेके चलना है और कोई प्रोविजन सेक्शन 7 का दिमाग में लेके नहीं चलना, क्योंकि यही दोनों प्रोविजन जो है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस से कनेक्ट करते हैं। अब एक बार चेक करो उसने क्या बोला जी, चेक करो उसने क्या बोला। कह रहा है जी मिस सियाना, अब मिस शनाया रिसीव इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस फ्रॉम हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा, ठीक है, मुंबई, फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर डेविड रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। उसका एक पर्सन है, उसका ब्रदर जो है मिस्टर डेविड रिजाइडिंग करता है सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, होली डिपेंडेंट ऑन मिस शियाना, ये इस पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर ये इस पे डिपेंडेंट है तो क्या वो रिलेटेड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगा? बिल्कुल होगा भाई, डिपेंडेंट है, भाई है, रिलेटेड पर्सन वाली कैटेगरी में आ गया। फर्दर मिस शियाना डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विस। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो 7(1) पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बाय एनी पर्सन है, फिर फ्रॉम रिलेटेड पर्सन है, बट प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, क्योंकि ये सर्विस जो है उसके रेजिडेंस के लिए, और अगर ये सर्विस उसके रेजिडेंस के लिए है तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में तो है नहीं है। अब अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो भाई ये कम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, इसको हम सप्लाई से बाहर निकालेंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब अगले पॉइंट पर आओ। कह रहा है विल योर आंसर बी चेंज, क्या आपका आंसर अलग होता इफ द अबव केस, इफ मिस शियाना हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइस एंड नॉट हर रेजिडेंस। हाँ, अब ये सप्लाई बन जाता जी भाई, अगर ये बिजनेस के लिए होता तो बिजनेस के लिए है, रिलेटेड पर्सन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बाय एनी पर्सन है, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो यस ये काम जो है वो 7(1) यहां पे शेड्यूल 1 के पैरा 4 में सप्लाई बन जाता, तो ये सप्लाई बन जाता जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब बताओ 5 नंबर में क्वेश्चन है भाई साहब, अब पता तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, क्या लिखेंगे? ये तो एक लाइन में खत्म हो गया, क्या लिखेंगे बेटे? सब कुछ लिखना है इसमें, पहले 7(1) पूरा लिखोगे, फिर 7(1) के बारे में लिखोगे, फिर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद फैक्ट लिखोगे, फिर कहीं जाके कंक्लूजन लिखोगे, तब जाके आंसर आएगा जी, ठीक है ना? तो वो मैं तुम्हें बाद में लिखवा दूंगा कि इसको तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना? इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि प्रेजेंट कैसे करना है। अब एक बार सारे क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते हैं। अब एक बार अगले पार्ट पर आओ जी, इस पर आओ, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है जी, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार चेक करो क्या है, कह रहे हैं ब्रीफली एग्जामिन करो, क्या एग्जामिन करो? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अच्छा, मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, ठीक है। अब वो कह रहा है रांगी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, रांगी ट्रांसपोर्टर ए रजिस्टर्ड जीटीए, मतलब जीटीए ट्रांसपोर्टर, ठीक है, रजिस्टर्ड है, प्रोवाइडेड मतलब ये सप्लायर है, प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू तनेजा एंड तनेजा कंपनी ए अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। तनेजा एंड तनेजा कंपनी पेड 8,000 रुपए टू रांगी ट्रांसपोर्टर एज कंसीडरेशन। अब भाई साहब इसके अंदर बताओ, पहले तो जीएसटी बताओ मेरे को कौन पे करेगा? याद है जीटीए की सर्विस? अरे लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, एक बार पहले क्वेश्चन तो कर लो भाई। नए आए हो क्या क्लास में? डेली आते हो ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? लास्ट में लिखवाता नहीं, तो पहले एक बार कर लेते हैं ना, पहले आंसर सोल्व कर लें फिर लिख लेंगे, टेंशन वाली बात थोड़ा है। अब मेरे को पहले फटाफट से बताओ, अगर मैं जीटीए की बात करता हूं तो जीटीए अगर सर्विस दे रहा है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में तो रिवर्स चार्ज है। अरे जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो भी रिवर्स चार्ज है, अगर वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। अब चेक करो वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड में कौन कौन से पर्सन आते हैं? एक तो फैक्ट्री आती है, फिर सोसाइटी आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म भी आती है, तो ये पार्टनरशिप फर्म है। अब ये पार्टनरशिप फर्म चाहे है जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, मैं दोबारा बोलूंगा, पार्टनरशिप फर्म चाहे है जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, बट फिर भी इस केस में आरसीएम की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे जो है वो आरसीएम एप्लीकेबल होगा और जो 8,000 रुपए की वैल्यू है उस पर जीएसटी देना पड़ेगा जी, ठीक है जी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहे जी अमेश, हाँ जी, अमेश हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विस इन स्काई नेटल इंसेंटिव केयर
for 2 days, for which 12,000 are charged per day from Mr. Chaman for his newborn son Rohit। अब एक बात मेरे को बताओ, याद है हेल्थ केयर वाली सर्विस? हेलो भाई साहब, हेल्थ केयर वाली सर्विस याद है? अब हेल्थ केयर वाली सर्विस वैसे एग्जम्प्ट होती है, बट अगर रूम की रेंटिंग है तो 5,000 पर डे तक है तो एग्जम्प्ट है, 5,000 पर डे से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, बट 5,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। किस किस केस में? आईसीयू हो गया, आईसीसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया। अब ये सर्विस कौन सी है? चेक करो, एनआईसीयू तो है। अब ये एनआईसीयू है तो एनआईसीयू में जितना मर्जी रेंट हो उसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती, तो ये तो फिर हमारा एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। अब बताओ, सारी बातें हमने कितनी बढ़िया तरीके से क्लास में पढ़ी हैं। अगर तुम्हें याद आ रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद आ रहा है नहीं आ रहा, बट अगर तुम्हें याद आ रहा है, ये सारी बातें हमने क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है जी। ठीक है, उसके बाद देखो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला कह रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस। अब दिमाग में लेके चलने हैं, टाइम ऑफ सप्लाई वाले प्रोविजन लेके चलने हैं जी। अब दिमाग में क्या चलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई वाले प्रोविजन दिमाग में चलेंगे। कह रहा है जीपीटी एंड कंपनी कैरिड आउट सर्विस। जब उसने सर्विस की बात की है तो दिमाग में सेक्शन 13 आ गया, सेक्शन 12 दिमाग से हट गया। आप क्वेश्चन पढ़ना समझ रहे हो? क्वेश्चन कैसे पढ़ना है सर? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखा ना इन सेशन में, मैं बता दूं वैल्यू 0 है। फिर तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें प्रोविजन बताने के लिए आ रहा हूं का? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत भूल है। ये तुम्हें प्रोविजन सारे आते हैं, वो तुम्हें भी पता है। मैं सिर्फ यहां पे कह रहा हूं क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। उसने जैसे ही बोला सर्विस है, दिमाग में सेक्शन 12 बंद हो गया, सेक्शन 13 स्टार्ट हो गया, क्योंकि सेक्शन 13 जो है वो सर्विस का है। अब उसने बोला सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर ऑफ टैंक इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर विच द अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन शोड ए पेमेंट इन कैश ऑन 4 अप्रैल टू देम अगेंस्ट वर्क ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। पहली बात, रिवर्स चार्ज वाली सर्विस की बात नहीं कर रहा। फिर वो कह रहा है द डेट ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर, मतलब डेट ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर, मतलब सर्विस कब कंप्लीट की है ये पता ही नहीं है। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ जीपीटीएन कंपनी, जीपीटीएन कंपनी हैड नॉट इशू इनवॉइस और एंटर द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लो जी, ना तो इनवॉइस की डेट पता, ना पेमेंट की डेट पता, ना कंप्लीशन की डेट पता। अब याद करो टाइम ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट। वैसे इस पॉइंट को मैं क्लास में कहता था ये पॉइंट बनने के चांस नहीं है। भाई साहब क्वेश्चन आ गया 2.5 नंबर का। बच्चा कहता वही तो इंस्टीट्यूट। पता क्या होता है सर? इंस्टीट्यूट ना आजकल यूट्यूब देखता है। तुम्हें शायद ये पता नहीं है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। अब इंस्टीट्यूट भी यूट्यूब पे बैठा है, इंस्टीट्यूट भी देखता है। अच्छा इतनी वॉचिंग है, ये टीचर क्या कहता है? अच्छा ये टीचर कह रहा है ये कर लो, ये ना करो, चल भाई इसमें से क्वेश्चन बना जो ये कह रहा है कि ये ना करो। सर सोशल मीडिया के ऊपर वो भी बैठा है, एक एक वीडियो वो सर्च करता है कि हाँ भाई क्या बच्चों को बोला हुआ है। अब बच्चे, प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे 5 हेड पे लगे पड़े हैं, क्वेश्चन बन जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ रिटर्न, एडवांस टैक्स, टीडीएस। बच्चा कह रहा है पेपर का पैटर्न ही बदल गया। तो इंस्टीट्यूट सिंपल डिमांड कर रहा है भाई सारे चैप्टर पढ़ के आना, सिलेक्टिव अप्रोच यूज मत करके आना। इंस्टीट्यूट ये बात कहना चाह रहा है। अब इंस्टीट्यूट बैठा है, सोशल मीडिया के ऊपर बैठा है, वो देख रहा है टीचरों की वीडियो कि हाँ भाई ये क्या कह रहे हैं, ये कौन सी रिवीजन क्लास ले रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन बना देंगे। तो इधर देखो ध्यान से जी। तो एक बात मेरे को बताओ, अब ये नॉर्मली मैं क्लास में कहता था कि ये पॉइंट बनेगा नहीं, वही पॉइंट बन गया। याद है आपको मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कहा था कि अगर पेमेंट की डेट नहीं पता, इनवॉइस की डेट नहीं पता, कंप्लीशन की डेट नहीं पता, तो फिर जिस दिन रिसीवर ने अपनी बुक्स में एंट्री पास की है वो दिन जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। मैं दोबारा बोल दूं, जिस दिन रिसीवर ने अपनी बुक्स में एंट्री पास की है वो दिन जो होगा वो गवर्नमेंट कह रही टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये वो वाला पॉइंट है। अब ना तो इसमें हमें कंप्लीशन की डेट पता, ना हमें इनवॉइस की डेट पता, ना हमें पेमेंट की डेट पता। तो जिस दिन रिसीवर ने अपनी बुक्स में एंट्री पास की है वो दिन जो होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। ये जो बच्चा 61st डे वाला है नालायक, वो रिवर्स चार्ज वाले केस में है। वो ना रिवर्स चार्ज वाले केस में, बता दूं वो रिवर्स चार्ज वाले केस में है, वो इस केस में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पेमेंट नहीं पता, इनवॉइस नहीं पता, कंप्लीशन नहीं पता। तो फिर जिस दिन रिसीवर ने अपनी बुक्स में एंट्री पास की होगी वो दिन जो बनेगा वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं लिखवा दूंगा आपको। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। देखो यहां पर क्या लिखे हैं। तो कह रहा है गैस इज सप्लाई बाय पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट। पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई हो रही है। The supply is to be made for a period of 1 year. Monthly payment are to be made by the recipient as per the contract. The payment of 2 lakh made in each month were made 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर respectively. कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है?
याद करो, इस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? इस सप्लाई को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई, अगर आपको याद आ रहा हो। मैं दोबारा बोल दूं, इस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? इस सप्लाई को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अब याद है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई में क्या होता है कि जहां पर पेमेंट करते हो उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना होता है, और वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनता है। अब ये जो 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर है, इस दिन या इससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और यही मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो इस केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या बनेगा? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, ये 3 पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेंगे। बस ये पर ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या जी। लो जी चेक करो अगला क्वेश्चन यहां पे क्या निकल के आ रहा है। देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। कह रहा है जी, एग्जामिन वेदर द लायबिलिटी टू रजिस्टर कंपल्सरी अंडर सेक्शन 24 ऑफ द CGST अराइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पहले मैं बताऊं सेक्शन 24 किसका है? सेक्शन 24 है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। सर 5000 पर डे की लिमिट है ना हॉस्पिटल रूम, तुषार यस, बट वो ICU, CCU, NICU वाले केस में नहीं है। नॉर्मल केस में 5000 पर डे की लिमिट है, बट कुछ एक्सेप्शन भी थी ना कि अगर ICU है, CCU है, NICU है, उस केस में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ। याद करो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी वाले केस में। अब उसने बोला आपको ये बताना है कि इस केस में कंपलसरी है या नहीं है। देखो पहला कह रहा है, सुनैना ए सप्लायर इन महाराष्ट्र exclusively engaged in the supply of potato produce out of cultivation of her own land within Maharashtra and outside the Maharashtra। हेलो भाई साहब, याद करो एग्रीकल्चरिस्ट, याद करो सेक्शन 23, ये तो एग्रीकल्चरिस्ट है। अब अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चरिस्ट को तो लाइबल ही नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट को तो करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चाहे इंट्रास्टेट सप्लाई करे चाहे इंटरस्टेट सप्लाई करे। एग्रीकल्चरिस्ट तो यहां से बाहर है, एग्रीकल्चरिस्ट तो यहां से बाहर है, एग्रीकल्चरिस्ट को तो करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो एग्रीकल्चरिस्ट की बात कर रहे हैं, इस केस में इनको करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब लोग यहां से बाहर हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो ये तो भैया सेक्शन 24 में कवर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 23 में कवर हैं, यहां से बाहर हैं। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं फेनिल इज वर्किंग एज एन एजेंट। हेलो भाई साहब, एजेंट, he is supplying taxable goods as an agent of Anthony, who is registered taxable person, and his aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit during the financial year. Invoice to customer are issued in the name of Fanil। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दें। याद है एजेंट, याद करो एजेंट, एजेंट वाले केस में करवाना कंपलसरी होता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में क्या लिखा कि अगर कोई एजेंट है जो दूसरे के बिहाफ पे सप्लाई करेगा, उसको करवाना कंपलसरी है। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो भैया ये एजेंट है, ये पर्सन जो है वो सेक्शन 24 में कवर हो जाएगा, इसके लिए करवाना कंपलसरी है। बस ये पर ध्यान दो। डन। तो ये आपका 23 में आएगा, ये आपका 23 में, ये लाइबल नहीं है, ये 24 में है, इसके लिए करवाना कंपलसरी है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है SMEN कंपनी, SMEN कंपनी, बहुत बढ़िया प्रियांश, बहुत बढ़िया। SMEN कंपनी हैव डिफॉल्टेड इन द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ द CGST एक्ट 17 GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। रीजन फॉर सच डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू डिले इन क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ मार्च विच हैव बीन फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग मई। ठीक है। द GST कॉमन पोर्टल prompt for payment of late fees payable under section 47 of CGST for a sum 2000 under CGST and SGST each. Accountant of SMEN company sought your confirmation for payment of such late fees through the balance available in electronic credit ledger. Give your guidance in this regard। बताओ भाई साहब 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया यार, भाई साहब 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया। बताओ मतलब बताओ, बच्चा कह रहा है लिखूंगा क्या इसमें? भाई मैं लिखूं क्या इसके अंदर? मतलब 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया यार। आप याद करो मैंने क्लास में कहा था क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है, पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर यूज करते हैं। तो क्रेडिट लेजर यूज करते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ GST, और GST भी फॉरवर्ड चार्ज वाला GST, नोट रिवर्स चार्ज वाला GST। अब ये तो कह रहा है भाई साहब लेट फीस, तो लेट फीस तो भूल ही जाओ। लेट फीस हो गया, पेनल्टी होगी, इंटरेस्ट हो गया, उसकी पेमेंट के लिए तो हम ITC यूज ही नहीं कर सकते, क्रेडिट लेजर हम यूज ही नहीं कर सकते जी। तो आप भूल ही जाओ यहां से जी।
तो क्रेडिट लेजर हम यहीं ना नहीं यूज कर सकते, वो जीएसटी की पेमेंट में यूज कर सकते हैं, यहां यूज नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो। बताओ क्या क्वेश्चन है यार। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, कह रहा है विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। बताओ जी कौन कौन से, अब ये तो थ्योरी क्वेश्चन है यार, याद है वो कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कि गुड्स की प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई हो गया, जीएसटी पेड एंड पेबल हो गया, आईटीसी अवेल्ड हो गया, तो वही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, उसकी लिस्ट आपको लिख के आनी है। पता नहीं 5 नंबर में क्वेश्चन कहां से आ गया आज। फिर उसके बाद लिस्ट इन द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई विच कैन बी फर्निश यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। याद है मैंने कहा था IFF होता है कि जब हमने QRMP स्कीम ले रखी हो और सामने वाले ने मंथली स्कीम ले रखी हो तो IFF में इनवॉइस जाते हैं। तो कह रहा इनवॉइस में मतलब लिस्ट ऑफ द डिटेल आउटवर्ड सप्लाई, IFF में आउटवर्ड सप्लाई की क्या डिटेल फर्निश करते हो भाई, कितनी क्या डिटेल आप फर्निश करते हो IFF की फैसिलिटी की। तो पहले मैं कोई बताओ तुमको याद आ रहा है IFF की फैसिलिटी क्या पड़ी थी आपने, जल्दी बताओ जी, यस या नो। IFF वाला पॉइंट किसी को याद आ रहा है, नहीं आ रहा, पहले तो मैं को ये बता दो फटाफट से। IFF वाला पॉइंट आपको IFF वाला पहले बताओ, IFF वाला पॉइंट आपको मैंने बताया कहां पे था, जब मैंने कहा था कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो क्वार्टरली ऑप्शन ले रखा है, सामने वाले ने मंथली ले रखा है, तो सामने वाला आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। उस केस में मुझे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू पहले 2 महीने के इनवॉइस मुझे अपलोड करने पड़ेंगे। हाँ जैन साहब को भाई साहब याद है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है उसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई की कौन सी डिटेल भरनी है, तो भैया यही डिटेल भरनी है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। तो कितनी सप्लाई मेरी इंट्रा स्टेट है, कितनी सप्लाई मेरी इंटर स्टेट है, कितनी सप्लाई पे CGST और SGST लगा है, कितनी सप्लाई पे IGST लगा है, ये डिटेल मुझे फर्निश करनी है, ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है बस। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है जी। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द कमोडिटी विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST। ओ भाई साहब चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आ गया। कह रहा कौन कौन सी कमोडिटी बाहर हैं, याद है वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसकी बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, याद है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST तब लगेगा जब GST काउंसिल रिकमेंड करेगी, और पेट्रोल लीकर पे तो GST लगेगा ही नहीं क्योंकि लीकर तो बाहर ही है यहां से। तो उसने वही बोला कि कौन कौन सी कमोडिटी GST से बाहर हैं, आप ये बता दो जी, बताओ क्या क्वेश्चन है। ठीक है अब आ जाओ यहां पे जी। अब सबसे पहला हम यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये लिखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे आ जाओ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार निकाल लेता हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला यहाँ पे जी। चलो जी आओ जी, अब यहाँ पे आ जाओ जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो जी लिखो यहां पे जी। अब यहां पे लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पे लिखो जी लीगल प्रोविजन। लिखो जी लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू this question, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पे लिख लोगे आप सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 4A consideration whether or not in the course or furtherance of business। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, अगर 7(1)(b) नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। पता क्यों चलेगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में विद कंसिडरेशन की बात ही नहीं है।
और अगर विद कंसिडरेशन की बात ही नहीं है तो 7-1 भी लगता ही कंसिडरेशन वाले केस में है। तो अगर आप 7-1 से भी स्टार्टिंग करोगे तो भी चलेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि बी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी लगता विद कंसिडरेशन वाले केस में, विदाउट वाले केस में लगता ही नहीं है। अब यहां पे आओ जी, सेक्शन 7-1C प्लस शेड्यूल 1 पैरा 4 ऑफ CGST एक्ट। ठीक है जी। FOB ही लिख सकते हैं क्या? नहीं, पूरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखना है। अब यहां लिखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट outside India in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business, ये आपका पैरा 4 है, in the course or furtherance of business। ठीक है जी। shall be treated as supply even if without consideration, even if without consideration। नहीं लिख सकते, FOB नहीं लिख सकते, आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पूरा लिखना है। ठीक है, अब आगे लिखो यहां पे जी। अब यहां पे लिखो रिलेटेड पर्सन includes family, related person includes family and family includes spouse and children of the person, spouse and children of the person and parents, brother, sister, grandparents if they are wholly or mainly dependent on such person, अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब यहां पे आप लिखोगे मिस शनाया हैज रिसीव इंटीरियर decoration service from her brother who are wholly dependent on Miss Sanaya, hence he is related person, he is related person as per सेक्शन 249। अगर आपको सेक्शन याद है तो ग्रैंड पेरेंट्स के बाद लिखा होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन।
ठीक है जी। तो ये एज पर 249 जो है वो रिलेटेड पर्सन है। फिर आगे, हाउ एवर सच सर्विस आर यूज्ड फॉर पर्सनल रेजिडेंस, not used for in the course or furtherance of business, not used for in the course or furtherance of business। ठीक है जी। अब since service is not used for in the course or furtherance of business, then it will not be treated as supply, hence no GST applicable। कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा यहां पे। अब जब तुम इसका सेकंड पार्ट लिखोगे ना, तो प्रोविजन दोबारा मत लिखने बैठ जाना, प्रोविजन आपने ऑलरेडी लिख ली है, तो वहां पर क्या लिखोगे, वहां पर क्या लिखोगे भाई, सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, इसलिए वहां पे सप्लाई बन जाएगा, बस इतनी सी बात लिखोगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? अब इसके सेकंड पार्ट का आंसर फटाफट से लिखो जी, 2 लाइनों में काम खत्म करना है। अब वहां पे क्या लिखोगे, बस यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, सच सर्विस आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी, बस। हाँ जी, बोलो जी। अब इसका सेकंड पार्ट फटाफट से लिख लो। डन। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। फिर अब अगले क्वेश्चन पे आओ, अब यहां पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, आ जाओ जी। इसके पहले वाले पार्ट का लिखो जी। अब लिखो यहां पे जी, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्वेश्चन। अच्छा, आप मेरे आंसर लिखने का पैटर्न समझ रहे हो? आप इससे क्या, आप मेरे को, मेरे मतलब क्या आप इससे क्या सीख रहे हो मेरे को बताओ ना। जितने भी बच्चे, 150 बच्चा डेली आता है, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, जिसके मेरे को पता कि 70-75 नंबर आने हैं, फिक्स हो गया ये। क्योंकि बाकियों को लग रहा है फुद्दू वाली बातें चल रही है, ये तो हम खुद भी कर सकते थे, बट उनको ये नहीं पता कि यही सबसे मेन है। तो मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं, आप पैटर्न देख रहे हो मेरा लिखने का, या सिर्फ कॉपी करते जा रहे हो? कॉपी करना है तो फिर बुक से भी कॉपी कर सकते हो। पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है कि पैटर्न ये है कि सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, जो उसने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन से रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है, पहले मैं वो लिख रहा हूं। अच्छा, क्या मैं डिट्टो बेयर एक्ट की लैंग्वेज चिपका रहा हूं या कुछ अपनी लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूं? अपनी लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूं। तो मतलब ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कॉपी करना या बुक की लैंग्वेज कॉपी करना जरूरी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। दूसरा, आप क्या सीख रहे हो? दूसरा बताओ, दूसरा क्या सीख रहे हो? क्या मैं बड़े बड़े पैराग्राफ बना रहा हूं या छोटे छोटे पैराग्राफ बना रहा हूं? छोटे छोटे पैराग्राफ बना रहा हूं।
फिर तीसरा आप ये भी सीख रहे होंगे, फिर मैं क्या कर रहा हूं, कई चीजें पॉइंट्स में लिख रहा हूं। आपने चेक किया होगा कई चीजें मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं। तो मेरी हैंडराइटिंग को छोड़ दो, बट अगर तुम अपनी, अगर किसी की हैंडराइटिंग बड़ी है, अगर उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे तो मैं प्रेजेंटेशन तुम्हारे खुद की अच्छी लगेगी। तो ये सीखने वाली बातें हैं बस। बात मेरी समझ में आ रही ना? तो और कुछ नहीं, तुमने यहाँ पे कॉपी नहीं करना जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ जी, फटाफट से आओ जी। अब देखो यहाँ पे लीगल प्रोविजन लिखो इसका जी, लीगल प्रोविजन यहाँ पे फटाफट से लिखते हैं जी। लिखो सर्विसेज बाय अ जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन including unregistered casual taxable person are exempt except specified unregistered person, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें आपका आएगा ए पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी अनरजिस्टर्ड। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर यहां पे सोसाइटी, फिर यहां पे फैक्ट्री। ये सब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हैं, तो भी इनको अगर सर्विस दोगे तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद जी अब यहां पे लिखो GTA services have been provided to Taneja and Taneja company which is a partnership firm and unregistered under GST. AOP unregistered under GST. Hence exemption is not available for unregistered partnership firm. Unregistered partnership firm. GST liability discharged by partnership firm under RCM and consideration ₹8,000 लाइबल टू पे GST। 8,000 पे पूरे GST लग जाएगा जी। 8,000 पे पूरे के पूरे GST लग जाएगा जी। डन जी। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ गया। अब इसका सेकंड पॉइंट यहां पे लिखो जी। सेकंड पॉइंट वो था NICU वाला, जो हेल्थ केयर सर्विस वाला था जी। अब यहां पे लिखो लीगल प्रोविजन related to legal provision related to
दिस क्वेश्चन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब यहां पे लिखो जी, हेल्थ केयर सर्विस बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ केयर सर्विस बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आर एग्जम्प्ट। कंक्लूजन मेरे बच्चे ये निकल के आ रहा है कि अगर एक जीटीए पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है, चाहे पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा ना। याद करो, रिवर्स चार्ज में किया तो था कि जीटीए सर्विस देगा पार्टनरशिप फर्म को, तो रिवर्स चार्ज है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। तो 8,000 रुपए का कंसिडरेशन है, तो पूरे 8,000 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। अब हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आर एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, रूम चार्जेस, रूम चार्जेस other than, room charges other than ICU, CCU, ICCU, NICU, इनको छोड़ के exceeding ₹5,000 per day are taxable। अगर 5,000 से ऊपर पर डे है तो वो टैक्सेबल है जी। बहुत बढ़िया सज्जन, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे। बट हाउएवर रूम चार्जेस इन आईसीयू, सीसीयू, आईसीयू और एनआईसीयू आर fully exempt without any limit। ये फुली एग्जम्प्ट है, ठीक है। ये पॉइंट जो हैं ये फुली एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएंगे, ये बात ध्यान देना जी, ये फुली एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएंगे जी। डन। अब उसके बाद यहां पे लिखो जी, फैक्ट ऑफ द केस, मिस्टर चमन was admitted to Sky Natal intensive care which qualify as an ICU। सर ऐसे एग्जाम में लिखना है ना? नहीं हर्षिता, ये तो ऐसे तो अपना घर में लिखना है, एग्जाम में तो अलग तरीके से लिखोगे ना नालायक। और क्या लिखवा रहा हूं मैं भी अपना पौना घंटा लगाता हूं डेली तुम्हारे साथ, तुम्हारे चक्कर में। मैं चाहूं तो सिर्फ क्वेश्चन करवा दूं, मुझे पता तुम घर में प्रैक्टिस नहीं करते, तुम्हारी प्रैक्टिस में यहाँ पे इसलिए तो करवा रहा हूं। और ये क्या क्या करना है इसका, ठीक है जी। अब रूम चार्जेस जो हैं यहां पर क्या जी, अब रूम चार्जेस 12,000 रुपए पर डे, बट सिंस इट इज फॉर NICU hence exempt from GST, exempt from GST जी, exempt from GST जी। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है यहां पे जी बच्चा कह रहा है त्रिशूल निकालो, और क्या। ऐसा लग रहा, सच्ची बताऊं ऐसा लग रहा है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं अभी। मेरे को अपना टाइम याद आ रहा है कि जब मैं सीए करता था ना तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, और उस टाइम हमें तो कोई कराने वाला होता नहीं था इतना अब लिखो यहाँ पे जी, द एंटायर अमाउंट
द एंटायर अमाउंट 12,000 चार्ज फॉर NICU सर्विस इज exempt from GST being covered under health care service, cover under health care service, since but since it is for NICU hence exempt from GST। ठीक है जी, तो एंटायर अमाउंट 12,000 चार्ज फॉर NICU सर्विस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST बीइंग कवर्ड अंडर हेल्थ केयर सर्विस। बस ये पर ध्यान दो, इसको हेल्थ केयर सर्विस वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है, डन, लॉक कर दें इसको जी। चलो अब फटाफट से आओ जी, अब टाइम ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट लिखो जी, टाइम ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट, नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखो जी, टाइम ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट लिखो, लिखो जी यहां पे जी, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब लिखो यहां पे जी, एज पर सेक्शन 13(2) ऑफ CGST एक्ट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस shall be earliest of the following, shall be earliest of the following जी। ठीक है, अब पहला क्या था, पहला याद है कुछ, हमने क्या कहता है, if invoice issued within prescribed time limit, that is within 35 or 40 30 or 45 days, 30 और 45 डेज। ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा जी, तो यहां पर बनेगा अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया तो ये हमारा पीओटी आएगा जी। और इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट, इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट, तो क्या बनेगा जी, तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन, इसमें से अर्लियर बनेगा जी। तो फिर इसमें से अर्लियर बनेगा जी। और फिर एक सी पॉइंट आपको मैंने वहां पर और बताया था, इफ ए एंड बी नॉट अप्लाई, अगर ए और बी एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो उस केस में क्या बनेगा, डेट ऑन विच द recipient shows receipt of service in his books of account, तो ये बनेगा जी, is time of supply, ये बनेगा। अगर ए और बी एप्लीकेबल नहीं है, अब इस केस में ए और बी एप्लीकेबल तो है नहीं जी,
अब यहां पे लिखो फैक्ट ऑफ द केस। अब फैक्ट ऑफ द केस में क्या है, ना तो यहां पे इनवॉइस है, इनवॉइस नॉट इशूड, इनवॉइस यहां पे इशू नहीं किया। दूसरा, डेट ऑफ कंप्लीशन नॉट अवेलेबल, वो भी अवेलेबल नहीं है। डेट ऑफ पेमेंट नॉट नोन, वो भी नहीं पता जी, कुछ भी नहीं पता। ओनली अवेलेबल डेट जो है वो है डेट ऑन विच recipient record the service in the books। सिर्फ ये डेट अवेलेबल है जी, सिर्फ ये डेट अवेलेबल है। तो बताओ जी फटाफट से कंक्लूजन क्या बनेगा। कंक्लूजन, सिंस A and B not available, hence date on which recipient record the service in the books is टाइम ऑफ सप्लाई। फिर ये टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा जी, फिर ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ जी। डन, बोलो। लॉक करें इसको जी। अब अगला पॉइंट यहां पे आ रहा है जी, अगला पॉइंट आ रहा है कॉन्टिन्यूस सप्लाई वाला जी। अगला पॉइंट हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला। अगला पॉइंट हमारा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला है। ठीक है ना? अब यहां पे लिखो फटाफट से जी, अब यहां पे फटाफट से लिखो जी। वही ऊपर पहले तो लीगल प्रोविजन लिख लेना जी, लीगल प्रोविजन लिख लेना। अब यहां पे लिखो वेयर देयर इज ए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, where there is a continuous supply of goods and successive payment or successive statements of accounts are involved, then invoice shall be issued on or before, invoice shall be issued on or before each payment date or each statement date। यह हमारा पॉइंट ऑफ, ये इनवॉइस इशू करने की डेट है जी। अब यहां पे क्या है? इन गिवन क्वेश्चन, इन गिवन क्वेश्चन ए
मंथली पेमेंट। इन गिवन क्वेश्चन ए मंथली पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख इज रिसीव ऑन, कब रिसीव किए जी? जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5। तो हेंस इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन 5 जुलाई, 5 अगस्त एंड 5 सितंबर, एंड सेम डेट will be time of supply, same date will be time of supply। अब कंक्लूजन क्या बनेगा जी? हाँ जी, कंक्लूड कर दो, कंक्लूजन क्या बनेगा? तो जीएसटी shall be paid on 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर ऑन आउटवर्ड सप्लाई 2 लाख ईच। लो जी, ये पॉइंट आपका निकल के आएगा जी, आउटवर्ड सप्लाई 2 लाख ईच। तो इस दिन हमें जीएसटी की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन लिख लिया ना, अब ये वाला क्वेश्चन तुम मेरे को लिख के बताओ। ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? अच्छा ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो वैसे बिल्कुल सिंपल है, सेक्शन 24 वाला। इसको तो मैं अभी पीछे से पढ़ा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन तुम मेरे को लिख के दिखाओ। इसकी प्रेजेंटेशन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इसको तुम प्रेजेंट कैसे करोगे, इसको तुम प्रेजेंट कैसे करोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं इसकी प्रेजेंटेशन करनी कैसे, पहले सुन लो। लीगल प्रोविजन, अब मेरे को बताओ लीगल प्रोविजन में क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे लीगल प्रोविजन में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग लाइबिलिटी। पहले क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग लाइबिलिटीज। क्या क्या लिखोगे उसमें? जीएसटी, इंटरेस्ट, लाइबिलिटी, पेनल्टी, लेट फीस, अदर चार्जेस एटसेट्रा, इन सब के लिए यूज कर सकते हो। फिर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या क्या शो करोगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये शो कर दोगे। फिर क्या बोलोगे? इन दी गिवन क्वेश्चन एसएमएन कंपनी वांट्स टू सम ऑफ 2000 लेट फीस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इट्स आगे क्या लिखोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि भैया कैश लेजर को आप इसकी पेमेंट में यूज नहीं कर सकते, क्रेडिट लेजर को इसकी पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। क्रेडिट लेजर यूज होते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, नॉट फॉर द लेट फीस। तो ये पर्सन जो है ये सही नहीं कह रहा जी, ये पर्सन सही नहीं कह रहा। एक बार फटाफट इसको लिख के देखो जी, एक बार फटाफट से इसको लिख के देखो, जल्दी जल्दी इसको लिख के देखो जी फटाफट से। हाँ जी,
बेटे लिखना है, मेरी शक्ल नहीं देखनी। क्या बात है यार प्रणव, क्या स्पीड है तुम्हारी यार, लिख भी लिया तुमने, कमाल है यार तुम्हारी यार, बहुत स्पीड है तुम्हारी यार। अभी 2 मिनट मैंने पहले तुम्हें दिया था नालायक को। डन। कैश के लिए क्या लिखना था कि कैश लेजर आप यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, लेट चार्जेस एटसेट्रा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब सुनो, इसका क्वेश्चन भी लिखने की ट्राई करो, इसका आंसर। अच्छा इसके आंसर आप एक बार पीछे से देख लेना, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ये वो तो हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, 5 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ सिर्फ इसमें इस तरह एक ही आएगा, लीगल प्रोविजन, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। ये भी प्योर थ्योरी क्वेश्चन है और ये वाला भी प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, तो ये तीनों प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब एक बार सुनो, अब इसके आंसर में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप सेक्शन 24 बताओगे, क्या आगे लिखोगे इसको सुन लो पहले। लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में एज पर सेक्शन 24, एज पर सेक्शन 24 क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 24 ए पर्सन इज कंडक्ट इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज कंपलसरी फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो कंपलसरी है, कंपलसरी है। बट एज पर सेक्शन 23 एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे क्या लिखोगे, मिस्टर सुनैना इज कवर अंडर दी एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट में कवर है, हेंस इट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन वेदर इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, इट डजंट मैटर। तो इसमें मैटर नहीं करता कि वो इंट्रा इंटर है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट में कवर है, और अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट में कवर है तो इंटर स्टेट सप्लाई क्यों ना कर रही हो, वो लाइबल नहीं है। तो इसके अंदर 24 एंड 23 दोनों का रेफरेंस देके आने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर तो एजेंट है, अब इसके अंदर क्या है, एजेंट है। ये आपका 2 लाइन में खत्म हो जाएगा जी, ठीक है ना, ये आपका 2 लाइन से ऊपर नहीं होगा, ये आपका 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। आप सेक्शन 24 एक्सप्लेन करोगे, 24 में एजेंट वाला पॉइंट लिखोगे कि एजेंट को कंपलसरी लाइबल है, और मिस्टर फैनिल जो है वो वर्किंग एज एन एजेंट, हेंस इट इज कंपलसरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, ये उससे ऊपर नहीं बनेगा जी, ये उससे ऊपर नहीं बनेगा। ये आपका 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। इसमें ना तुम्हें 23 की रेफरेंस देनी है, ना तुम्हें 22 की रेफरेंस देनी है, ओनली 24 की रेफरेंस देनी है। डन है जी। ना 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 ना, ना पूरा नहीं लिखना भाई, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ एजेंट वाला पॉइंट लिखना है, सिर्फ एजेंट वाला पॉइंट। अब सुनो जी, कल का होमवर्क सुन लो। एक तो सप्लाई के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना कल के लिए, आरसीएम के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना, और वैल्यूएशन के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना। तो कल जो हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं 3 चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर। क्या स्टार्ट करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर। सर कहां मिलेंगे, जो लिंक है उसी के अंदर जाओगे, उसी लिंक में आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना, उसी लिंक में आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। वो तो श्री कृष्ण, वो तो सप्लाई वाले चैप्टर में था कि एजेंट अगर अपने नाम से इनवॉइस इशू करेगा तभी वो पैरा 3 एप्लीकेबल होगा, नहीं तो पैरा 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। फिर कल हम मिलते हैं सेम टाइम, रात को 9 बजे सेम जगह पर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।